हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 के लास्ट सब टॉपिक की एंड नेम इज नेशनलिज्म वर्सेस इम्पेरियलिज्म। ठीक है, कैसे नेशनलिज्म को इम्पेरियलिज्म से कंपेयर करके देखा जाए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनलिज्म वर्सेस एंड इम्पेरियलिज्म। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली कैसे राइज हुआ था, कहाँ पे पहला कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और वहाँ से इम्पेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट राइज हुआ। देखो, सबसे पहले हम यूरोप की बात करें तो अभी तक हमने पढ़ा है कि 18 टू 19 सेंचुरी के बीच में यूरोप में नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, लोग लिबरलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे थे। ठीक है, और नेशनलाइजेशन की तरफ एज अ नेशन कंट्री बनाने की बात कर रहे थे। ठीक है, अब आप देखते हो कि 19th सेंचुरी में ही जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो कन्वर्ट होने लगता है इम्पेरियलिज्म में। ओके, मीन्स नेशनलिज्म इज नाउ कन्वर्टिंग इनटू इम्पेरियलिज्म। अब एक्चुअली इम्पेरियलिज्म क्या है? ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि जब कोई भी कंट्री फ्री हो चुकी है तो उसका जितना टेरिटोरियल एरिया है, ठीक है, उस टेरिटोरियल एरिया को एक्सपेंड करना। ठीक है, किसी डिफरेंट रूलर या फिर छोटे से ऑटोनॉमी कंट्री को के ऊपर कॉलोनी बनाना। ठीक है, उसको रूल करना, उसके ऊपर रूल करना। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इम्पेरियलिज्म। ठीक है ना, इम्पेरियलिज्म का मतलब ये होता है कि अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना किसी दूसरे की टेरिटरी को एनेक्स करके। ठीक है ना, तो पहले हमने देखा था कि यूरोप के हर एक जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज थी वो अपने आप को एज ए नेशन स्टेट बना रही थी, और जैसे जैसे नेशन स्टेट्स बनते गए इम्पेरियलिज्म बढ़ता गया। मीन्स कि अब वो चाहते थे अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना, और इसके लिए वो दूसरी कॉलोनीज या फिर जो भी उनसे पुअर कंट्रीज थी या फिर उनसे पुअर एरियाज थे उनके ऊपर वो लोग कॉलोनी बनाने लगे और रूल करने लगे, और इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इम्पेरियलिज्म। ओके, तो सबसे पहले जो इम्पेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट था वो बाल्कन एरिया में स्टार्ट हुआ। ठीक है ना, नेशनलिस्ट का जो फर्स्ट टेंशन स्टार्ट हुआ ये स्टार्ट हुआ बाल्कन एरिया में। अब बाल्कन एरिया क्या था, इसको समझने के लिए एक तरह से हम मैप बना लेते हैं पहले यूरोप का, फिर देखते हैं। जैसे कि ये एक अगर यूरोप का हम मैप बना लें, ठीक है, तो यहाँ पे रशिया थोड़ा यूरोप में है, थोड़ा एशिया में है। ठीक है, इधर एशिया है, इधर यूरोप है, और यहाँ पे टर्की की एक स्टेट है वो टच होती है यूरोप से। ठीक है, बाकी पूरा टर्की आता है एशिया में। यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे आर्कटिक सी है, यहाँ पे ब्रिटेन है, और यहाँ पे है अंटार्कटिक सी, सॉरी अटलांटिक सी। ओके, तो ये जो एरिया है पूरा, ये जिस प्लेटू पे सिचुएटेड है उस प्लेटू को हम बोलते हैं बाल्कन प्लेटू। और यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज बनती हैं, अब जो मैं इस सर्कल सर्कल फॉर्म में स्ट्रक्चर बना रही हूँ वो एक ही कंट्री का फॉर्मेशन बता रही हूँ। जितनी भी कंट्रीज बनेंगी, ठीक है, वो यही पे एक पहला कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होगा नेशनलिज्म और इम्पेरियलिज्म का। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एक ओटोमन अम्पायर रहता है। मेनली ये टर्की का अम्पायर है, टर्की के रोल ही इस पूरे एरिया पे टर्की के लोग ही रूल कर रहे थे। ठीक है, तो ओटोमन अम्पायर की जब पावर कम होने लगती है, जब वो कमजोर पड़ने लगता है, तो जो यहाँ की कंट्रीज होती हैं वो अपने आप को ओटोमन अम्पायर से अलग कर करके फ्रीडम की बात करने लगती है कि नाउ वी आर इंडिपेंडेंट। ओके, तो ये हो गई मैप की बात कि बाल्कन स्टेट का पोजीशन क्या है। अब बाल्कन स्टेट की जो कंट्रीज थी, आपने ये भी देख लिया कि वो टाइम टू टाइम ओटोमन एम्पायर से अलग होती रहती है, और कंट्रीज अपना अपना एरिया डिक्लेयर कर देती है, दिस इज माई एरिया, नाउ आई एम इंडिपेंडेंट। ठीक है ना, अब जो बाल्कन रीजन मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था वो मेनली एथनिक वेरिएशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा था। ठीक है, और वहाँ पे इस समय कौन कौन सी कंट्रीज है जिनको हम बाल्कन कंट्रीज बोलते हैं? रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेग्रो। ठीक है, ये सारी कंट्रीज हैं जिसको आजकल हम बाल्कन कंट्री के फॉर्म में जानते हैं, और यही सारी कंट्रीज ओटोमन अम्पायर से फ्री होते लगती हैं धीरे धीरे। ठीक है ना, जब जैसे जैसे ये कंट्री अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लगती है, और फिर ये कंट्री एक दूसरे से ही कॉन्फ्लिक्ट करने लगती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना होता है उन्हें। ठीक है, द बाल्कन स्टेट्स वर होपिंग टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंशन ऑफ द अदर। ओके, और यहीं पे इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है बाल्कन कंट्रीज के बीच में, और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है इम्पेरियलिज्म का। ठीक है,
और इसी टाइम पे एक तो बाल्कन कंट्रीज आपस में खुद ही कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे, और इसी टाइम पे क्या होता है, जब रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ठीक है, ये लोग भी जंप कर जाते हैं इस वॉर में, और ये लोग भी वहाँ की टेरिटरी को एज ए कॉलोनियल फॉर्म में एक्सपेंड करना चाहते हैं, अपने कॉलोनी के फॉर्म में, ठीक है। तो ये मैटर और इंटेंस हो जाता है, और यहीं से स्टार्ट होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कंट्रीज कौन सी है, एक तो बाल्कन कंट्रीज है, साथ ही में रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और हंगरी है, ठीक है ना। पहले ऑस्ट्रिया और हंगरी एक साथ यूनाइटेड था, तो उसको हम बोल देते हैं ऑस्ट्रो हंगरी, ठीक है। और यहीं से स्टार्ट होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कॉन्सेप्ट, और ये पूरा एक तरह से वर्ल्ड वॉर के फॉर्म में एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है। तो इम्पेरियलिज्म का मतलब क्या समझना था आपको, कि जब आप एक फ्री कंट्री होने के बाद दूसरी छोटी कंट्रीज की ऑटोनॉमी को छीन लो, या फिर दूसरी छोटी कंट्री पे अपना कॉलोनियल रूल लगा दो, तो उसको हम बोलेंगे इम्पेरियलिज्म, ठीक है। और इम्पेरियलिज्म कब स्टार्ट हुआ था, 1871 के बाद, ठीक है ना, जब कॉन्फ्लिक्ट होने लगा बाल्कन कंट्रीज के बीच में, जब वो ओटोमन अम्पायर से फ्री हुए, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि इम्पेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट सिर्फ यहीं पे नहीं था, इसके बाद अदर कंट्रीज में भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुआ। जैसे आप देख लो 1857 के बाद हमारे इंडिया पे ब्रिटेन गवर्नमेंट का रूल चलने लगा, ठीक है ना। तो वो भी हमें कॉलोनी बना के रखे थे, हमारे ऊपर इम्पेरियलिज्म को थोपे हुए थे वो लोग, ठीक है ना। तो आवर कंट्री इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इम्पेरियलिज्म ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ उस रीजन से स्टार्ट होता है ये कॉन्सेप्ट, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ये सिर्फ यूरोप की बात नहीं थी। जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो पहले फ्री हुए थे, ठीक है, वो ज़्यादा डेवलप थे, ठीक है, उनके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले हुआ था, उनके पास इंडस्ट्रीज थी, लेबर था, ठीक है, जिसकी वजह से वो डिफरेंट कंट्रीज को अपनी कॉलोनी बनाना स्टार्ट करते हैं। और यहीं से जो नेशनलिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो जाता है इम्पेरियलिज्म में। लेकिन एक बात और याद रखना है यहाँ पे कि जो नेशनलिस्ट थे, जो वहाँ के लिबरल सोसाइटी थी, यहाँ के जो लिबरल पीपल थे, वो स्टिल फॉलो करते थे नेशनलिज्म को, और वो इम्पेरियलिज्म के अगेंस्ट थे। लेकिन कुछ वहाँ पे जो रूलर्स थे, या फिर आप कह सकते हो कुछ वहाँ पे जो गवर्नमेंट के लोग थे, वो लोग अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना चाहते थे। वो लोग चाहते थे कि उनकी कंट्री और लार्ज हो, ठीक है, और अपने कंट्री को इम्पेरियलिज्म की तरफ ले गए, ठीक है ना। और इसमें इंडिया का एग्जाम्पल बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो कि जो ब्रिटेन है वो इंडिया के ऊपर कॉलोनियल रूल करता है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 1947 तक, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट था नेशनलिज्म और इम्पेरियलिज्म का। और आपको ये पूछा जा सकता है कि इम्पेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट कहाँ से राइज हुआ, तो वो बाल्कन स्टेट्स में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से राइज हुआ, और वहाँ पे कौन सा एम्पायर रूल कर रहा था, ओटोमन एम्पायर। अब इसके बाद मैं आपको एक बार समरी दे देती हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है। देखो, सबसे पहले आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ोगे, जितने फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था, फिर नेपोलियन बोनापार्ट कब आया, सिविल कोड क्या था, ठीक है। और उसके बाद फिर से वहाँ पे एक किंग रूलर बनते हैं, ठीक है, लुई फिलिपे, जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बोलते हैं, ठीक है। इनके बारे में आप नोट्स भी याद रखोगे। हर एक जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नेम्स मैंने आपको पिछले प्रीवियस वीडियोस में बताए हैं, उन सारे नेम्स के ऊपर आप एक शॉर्ट नोट बना लेना, बिकॉज उनके ऊपर शॉर्ट नोट भी आपसे पूछा जाता है। और जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स बताए हैं, ठीक है, उनको भी आप एक शॉर्ट नोट में बना लेना, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि यूरोप में नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट कैसे राइज हुआ, ठीक है। उस टाइम पे आप जो मिडिल क्लास सोसाइटी देखते हो उसके बारे में आपको पढ़ना है, और डिफरेंट सेक्रेट सोसाइटीज़ बनती हैं, उन सब के बारे में पढ़ना है। फिर आप 1830 to 1848 के बीच में जितने भी रिवॉल्यूशंस होते हैं उनके बारे में पढ़ोगे, ओके। उसमें आप मेनली ग्रीस का फ्रीडम, ठीक है, फ्रेंच का फिर से मोनार्क रूल हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल रूल लाना, ब्रसेल्स का फ्रीडम, ठीक है। और साथ ही साथ आप जर्मनी, इटली और ब्रिटेन के फ्रीडम की बात करोगे कि वो कैसे फ्री हुए थे। एक्चुअली ब्रिटेन तो फ्री नहीं हुआ था, लेकिन एक्ट ऑफ रूल क्या है ये भी देखोगे। 1707 में जो राइज हुआ था। ग्रेट ब्रिटेन किसको बोलते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी याद रखोगे। उसके बाद हम विजुअलाइजिंग द नेशन, जो कॉन्सेप्ट है विजुअलाइजिंग द नेशन, उसको भी याद रखोगे। एलिगरी की मीनिंग क्या होती है, सफरेज की मीनिंग क्या होती है, इन सब पे भी कभी कभी आपसे शॉर्ट नोट पूछे जा सकते हैं। तो इन सब की जो टर्मिनोलॉजी है ना, उन टर्मिनोलॉजीज को भी याद रखना। यूटोपिया एक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है ना, मतलब यूटोपिया मीन्स होता है एक परफेक्ट स्टेट की कल्पना करना, या फिर आप कह सकते हो अ ड्रीम ऑफ अ परफेक्ट नेशन, ठीक है, वो होता है यूटोपिया।
इसको भी आप दिमाग में रखोगे। साथ ही साथ एक और था कॉन्सेप्ट फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ये 1848 में बनता है और ये मेनली जर्मनी में बनता है। जर्मनी के जो लिबरल नेशनलिस्ट होते हैं वो एक पार्लियामेंट बनाते हैं और उस टाइम का जो मोनार्क रूलर होता है उससे कहते हैं कि आप ही रूल करो लेकिन अकॉर्डिंग टू द पीपल करो, मतलब आप अपने रूल ना चलाओ, आप ही किंग रहो और हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे और आप अकॉर्डिंग टू द पीपल रूल करो। लेकिन वहाँ का जो मोनार्क होता है वो इनकी बात मानने से इनकार कर देता है और वो एज अ वॉर लड़ने लगता है और लिबरल्स को सप्रेस करने लगता है। ठीक है, तो ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखोगे। जब जर्मनी फ्री नहीं हुआ था वहाँ के लिबरल लोगों ने एक पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज किया था और उसमें उन्होंने मोनार्क को ऑफर किया था कि आप ही रूल करिए लेकिन गवर्नमेंट को एज अ पीपल के अकॉर्डिंग चलाइए। ठीक है, और मोनार्क मना कर देता है। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में भी आपसे कभी कभी शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं, तो वो याद रखना। उसके बाद इम्पेरियलिज्म क्या है, कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मेन कॉज क्या था। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप याद रखोगे। तो आज ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा, हो गया ऑलमोस्ट, मतलब आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ओके, थैंक यू।